इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस अपनी DSSB की KVS की बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। इसी बीच आप लोगों ने मेरी जो मैंने परसों वीडियो डाली थी DSSB से रिलेटेड, उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, जिन कमेंट्स का मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं जवाब दे पाऊँ जैसे ही मैंने वो पढ़े, बट कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनका मैं जवाब नहीं दे पाई। तो इसीलिए DSSB से रिलेटेड आपके दिल में, आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं उनके मैं जवाब डेफिनेटली दूंगी। और ये भी आप लोगों को बताऊंगी कैसे मैंने अपना जो DSSB का एग्ज़ाम था, अपना KVS का एग्ज़ाम पूरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था विदाउट एनी कोचिंग, अपनी सिर्फ सेल्फ स्टडी से और अपनी प्राइवेट जॉब के साथ। तो एक बार डिटेल में पहले आपके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही था कि आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, मतलब आपने कितने मंथ तक इसकी प्रिपरेशन करी। तो डियर माय सब्सक्राइबर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसा कोई मेरा स्पेसिफिक एजेंडा नहीं था। मैंने 2009 में, आपको पता है, मैंने बताया था अपनी पहली वाली वीडियो में, अपना B.Ed कंप्लीट किया था फ्रॉम गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी। एंड मैंने अपना पहला स्कूल ओजस पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने 3 साल ऑलमोस्ट वर्क किया और जॉब करते उसी टाइम पे 2010 के अंदर अगले साल DSSB की वैकेंसीज आई थी और तब मैंने वो फॉर्म भरा था। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग उस टाइम पे मेरे को गवर्नमेंट जॉब की कोई वैल्यू नहीं थी और मैंने वो एग्ज़ाम एकदम रैंडमली दिया था। बस ये था कि मैं 6 से लेके 8 तक की क्लासेस पढ़ा रही थी ओजस पब्लिक स्कूल में। स्टिल द स्कूल, वहाँ से मैंने सब कुछ सीखा है, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है अपनी टीचिंग की। और वहाँ से मेरा सैलरी जो था 10,000 रुपये था, जो मेरी पहली जॉब की सैलरी थी। एंड वो आप मेरी मतलब आप सारी मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है। उसके बाद मैंने मतलब जो मैं पढ़ाई और जो स्कूल में पढ़ाती थी बच्चों को वो करती थी, और उसके अलावा मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी 3-4 बच्चों को, और वो भी 6 to 8 के ही बच्चे थे। सच बताऊँ तो 9-10 के बच्चे भी नहीं थे उस टाइम पे, मैंने नहीं पढ़ाए थे मतलब। एंड अपनी जो मैंने ट्रेनिंग थी, टीचर ट्रेनिंग, वो मैंने नवयुग स्कूल में करी थी दिल्ली हाट में, दिल्ली के अंदर दिल्ली हाट में मेरा नवयुग किड़वई नगर जो है आपका, वहाँ पे मेरी टीचिंग जॉब की ट्रेनिंग हुई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब मैं B.Ed करते करते मैंने वहाँ पे जो करा था वो मुझे पता था। बस ये था कि फ्रेश अपना सारा पढ़ाई लिखाई करी थी। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा नॉलेज भी आ जाता है जब हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। तो मैंने हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग एक बार तो अपने स्कूल, मतलब स्कूल टीचिंग के लिए स्कूल ज़रूर ज्वाइन करें। आप अपना कोर्स वगैरह कंप्लीट करते हैं टीचिंग का, तो हम डेफिनेटली सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, बट कुछ चीज़ें होती है ना, प्राइवेट स्कूल्स में भी हमें बहुत सीखने को मिलती है। एज़ आपको पता है कि यहाँ पे प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक काफ़ी सारी होती है स्कूल्स में, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप वो इशू करा के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और जो रियल लाइफ क्वेश्चन जो बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं ना स्कूल में, तो हम हमेशा अवेयर रहते हैं कि ये बच्चा पता नहीं क्या क्वेश्चन कर लेगा, तो हम पहले से पहले ही अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं चैप्टर को। तो मैंने बस DSSB का एग्ज़ाम दिया था, कोई भी ऐसी मेरी खास प्रिपरेशन नहीं थी। हाँ, जो मैं स्कूल में पढ़ाती थी वो, और उसके अलावा मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। उसके अलावा बस ये है कि मैंने पेपर से 1-1.5 महीने पहले थोड़ा बहुत 2-2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दिया था, नॉट वेरी सीरियसली। उस टाइम पे जब मैंने 2012 में एग्ज़ाम क्लियर किया था, उस टाइम पे आपका जो पेपर था MCQ बेस्ड नहीं होता था। वो पेपर जो था, पार्ट 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता था और जो पार्ट 2 होता था पूरा डिस्क्रिप्टिव होता था। और 5 क्वेश्चन आते थे पार्ट 2 में, 100 नंबर का ही होता था, और उसमें 20-20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते थे। वो मैंने मतलब अच्छे से अटेम्प्ट किया था एग्ज़ाम मैंने। मेरा इवन मुझे ये भी याद है, मेरा जो सेंटर था ना, जो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था, इट वाज इन करकरडूमा, शादरा के पास, वहाँ पे मेरा सेंटर था। और मैंने बहुत सीरियस, क्योंकि मुझे दिमाग में ही नहीं था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है या गवर्नमेंट जॉब में मेरे को मतलब अपना सिलेक्शन चाहिए, ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, बट रैंडमली दे दिया था। एंड बिलीव मी, 2010 में एग्ज़ाम देने के बाद 1-2 महीने तो रिजल्ट चेक करा, उसके बाद तो मैं एग्ज़ाम दे के ही भूल गई। और बस जैसे टीचर्स लग जाते हैं ना प्राइवेट स्कूल्स की रेस में, उसी रेस में मैं भी लग गई। अपना स्कूल मैंने ओजस पब्लिक ज्वाइन किया एज अ TGT साइंस टीचर। वहाँ पे 3 साल वर्क किया, एंड यू डोंट बिलीव 3 साल में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिला मुझे क्या, किसी को भी नहीं मिला, क्योंकि वो स्कूल उस टाइम पे बहुत छोटा था। आज भी वो स्कूल 8 तक ही है, बट ये है कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो काफ़ी मतलब बच्चे नहीं थे। मैं उस टाइम पे 7th-8th क्लास की क्लास टीचर बनी थी, 1 साल 7 की, 1 साल 8 की। बट 3 साल तक मैंने फिर वहाँ पे जॉब करी टिक के, और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। बस गवर्नमेंट जॉब के बारे में उस टाइम बिल्कुल नहीं सोचा था, और सोचा था कि बस मुझे अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में जॉब करनी है। और मैंने गीता रतन ज्वाइन किया 3 साल के बाद। उस टाइम पे फिर क्या था, गीता रतन जब ज्वाइन किया, मतलब 2012 में मेरा रिजल्ट आया, गीता रतन मैंने तब ज्वाइन ही किया था।
एंड रिजल्ट भी मैंने चेक नहीं किया। वो जब मैं घर आई स्कूल से, गीता रतन से, विच इज़ आपका स्कूल आपको पता होगा सेक्टर 7, अब आई थिंक नाम भी चेंज हो गया है, गीता रतन ग्लोबल हो गया है नाम। तो सेक्टर 7 में जब मैं जॉब कर रही थी रोहिणी में, जैसे ही मैं घर आई, घर में मेरे को अपना लेटर मिला और वो लेटर देख के वो वार्निंग के साथ आ रखा था क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी टाइम का था। मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ था क्योंकि मैं बहुत बिजी थी अपनी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और मेरा सेक्टर 9 रजापुर में मैंने बताया था मेरी पोस्टिंग आई थी उस टाइम पे, और बस मेरे को दिमाग में नहीं आया कि ट्रांसफ़र हो जाती है, और मैंने सीरियसली भी नहीं लिया। एंड मेरे हाथ से वो जॉब निकल गई, जिसका मुझे काफ़ी साल तक पछतावा रहा। मैं आज भी उसको मतलब रिग्रेट करती हूँ कि मैंने उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया। एंड उसके बाद फिर उस टाइम पे मेरी पढ़ाई भी, मैंने कहा था वो मेरे लक से मेरी जॉब लगी थी, मेरा हार्डवर्क नहीं था उसके अंदर, वो मेरा लक ज़्यादा था आई थिंक। हार्डवर्क मैंने जो 2021 और 20 में किया, वो मैं मानती हूँ कि हार्डवर्क की वजह से मैंने गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम, टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम क्रैक किया। बट येस, उससे पहले वो मेरी लक की था कि जब मैं 24 ईयर्स की थी, मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम को क्लियर किया। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने कैसे कैसे मेहनत करी, कैसे कैसे पढ़ाई करी, कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स मैंने फॉलो करे डेफिनेटली। और उसके बाद 2010 में मैंने DSSS भी दिया, और 2011 में हमारी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आई थी, और उसमें मैंने केंद्रीय विद्यालय PRT का एग्ज़ाम दिया था। PRT का एग्ज़ाम भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। उसी टाइम पे हमारा CTET की क्वालिफिकेशन पहली बार आई थी, अगर आप लोगों को याद हो। CTET एलिजिबिलिटी आ गया था कि हर एक टीचर को कोई भी गवर्नमेंट जॉब भरने से पहले आपको CTET क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तब मैंने CTET PRT का एग्ज़ाम दे दिया था, एंड उसको क्वालिफाई भी कर लिया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। शादी से पहले वो क्लियर हो गया था, जिसकी 7 साल की वैलिडिटी थी। और अगले साल फिर TGT का दिया था 2012 में। और केंद्रीय विद्यालय में, क्योंकि आपको पता है 2 से 3 साल तो आपको घर से दूर ही रहना पड़ता है, उस टाइम मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और वो वाली एक और गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ी थी जो मेरे हाथ से निकल गई, क्योंकि मुझे था कि मैं इतनी सारी ट्रांसफरेबल जॉब नहीं, क्योंकि काफ़ी जनों से सुना था कि ट्रांसफ़र ले लेके परेशान हो जाते हैं, फैमिलीज़ में बहुत प्रॉब्लम आने लग जाती है, आपको कई बार दूर भी रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों से मैं इतना घबरा गई थी कि मैंने KVS का भी छोड़ दिया था, एंड DSSS का तो 2012 में आया था। उसके बाद फिर मैंने अपना गीता रतन स्कूल में जॉब करी, और मुझे कोई भी पछतावा नहीं हुआ उस टाइम पे कि मैंने DSSS की KVS की जॉब दोनों छोड़ दी। जिसके लिए बच्चे इतना तड़प रहे होते हैं, वहाँ मैं उसको छोड़ के बैठी हूँ। तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी मैं उस टाइम पे, मेरे को ये रियलाइज़ नहीं हुआ। ये रियलाइज़ कब हुआ? शादी के कुछ साल के बाद, जब मैंने देखा कि प्राइवेट स्कूल्स में तो इतनी सारे बोलते हैं ना, रेस लगी हुई है कि कौन कम सैलरी लेगा, कौन कम सैलरी लेगा, आपका टैलेंट वगैरह कोई कुछ नहीं होता है। बट येस, आपका अगर सैलरी आप कम लेते हो, आप लोग स्टे बैक करने के लिए तैयार होते हो, आप लोग काफ़ी सारा काम करते हो, तब आप लोगों को सिलेक्शन मिलता है। प्राइवेट स्कूल्स में आप लोग टिक जाते हो, और अदरवाइज़ आप लोगों को निकाल दिया जाता है अगर आप लोगों का कोई भी कंप्लेंट्स आती है, आपको पता है कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। बट थैंक गॉड कि मेरा टीचिंग करियर निकल गया, क्योंकि आजकल के बच्चे तो अब ऑलमोस्ट निकल गया है, अब आधा टीचिंग करियर तो मैं अपना निकाल ही चुकी हूँ। तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ, मुझे तब रियलाइज़ हुआ, मैंने 2 साल गीता रतन में जॉब किया। देन आई हैव अप्लाइड फॉर TGT साइंस और PRT साइंस इन क्वीन मैरी स्कूल, जो आप अब क्वींस कॉन्वेंट के नाम से जानते हैं। इट इज़ इन सेक्टर 25 रोहिणी। सेक्टर 25 रोहिणी में मैंने जॉब किया, एंड 2 साल मैंने अपने बेबी से पहले किया, 2 साल बेबी के बाद किया, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 4 से 4.5 साल वहाँ पे जॉब किया क्वीन मैरी में। पहले PRT साइंस के लिए मेरे को लिया गया, जबकि मेरी सारी क्वालिफिकेशन TGT साइंस की थी, बट PRT की वैकेंसी थी, और मैंने वहाँ पे सुना था कि इट इज़ अ फ्रेंचाइजी, क्वीन मैरी की फ्रेंचाइजी है, तो चलो गवर्नमेंट जॉब ना सही तो क्वीन मैरी में ही हो जाता है, तो ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छा होगा, सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो इस चीज़ के लिए मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और जैसा कि उन लोगों ने कहा था कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो 2 साल के बाद आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाता है। एंड उस टाइम पे क्योंकि इतनी मैच्योरनेस नहीं आई थी, इतनी अकल नहीं आई थी, तो मुझे लगा कि ये सच ही कह रहे हैं, मैनेजमेंट जो है सच बोल रहा है, क्योंकि उस टाइम मैं भी एज अ फ्रेशर नए नए स्कूल्स में एक्सपीरियंस ले रही थी। बट बाद में पता लगा कि प्राइवेट स्कूल्स में परमानेंट का कोई सीन होता ही नहीं है। तो मैंने वहाँ पे जॉब किया, बहुत स्ट्रिक्टनेस में जॉब किया, बट वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को बहुत ही सीखने को मिली अंडर नलिनी एंड्रयूज़ मैम। शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्वीन मैरी स्कूल, जिसको हम अब फॉर्मली क्वींस कॉन्वेंट के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे मैंने जब वर्क किया, शादी वगैरह मेरी वहीं से हुई, एंड उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, शादी के बाद उधर अपने बेबी के बाद मैंने कंटिन्यू किया। बट सडनली उन लोगों ने काफ़ी सारी टीचर्स को बोल दिया कि हम परमानेंट नहीं करेंगे।
अब वहाँ पे टिकने का कोई फ़ायदा नहीं था और वो गेस्ट टीचर वाला सीन भी आ गया था कि टीचर्स को गेस्ट टीचर रखना जाएगा। तो हर साल क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट मिलता था नया, उसमें गेस्ट टीचर लिखा हुआ था, विच वॉज़ वेरी अनोइंग फॉर मी। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान वाली चीज़ थी कि गेस्ट टीचर के लिए जॉब करना, इतने साल अच्छे अच्छे स्कूल्स में जॉब करने के बाद भी हमें गेस्ट टीचर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो उस टाइम पे बस मैंने वहाँ पे किया 4 साढ़े 4 साल जॉब, और धीरे धीरे दिमाग में आने लग गया था कि अब मुझे यहाँ से छोड़ना है। अगर जब प्राइवेट स्कूल्स में मतलब अगर परमानेंट ही नहीं किया जाता है तो फिर कम सैलरी में क्यों काम करना है। मैंने अपना गीता रतन ज्वाइन किया और यहाँ पे बल्कि क्वीन मैरी में 22,000 सैलरी में मैंने वहाँ पे जॉब किया। 3-3 हज़ार रुपये हर साल भरते थे। और उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ के आई हैव ज्वाइन माउंट आबू पब्लिक स्कूल। माउंट आबू सेक्टर 5 डेफिनेटली सुना होगा, बहुत अच्छा स्कूल है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और उन टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग मैं भी हूँ, बट जो अपनी पूरी अपनी रात दिन अपने पूरा स्कूल को दे सके उनके लिए तो वो बहुत अच्छा है। सैलरी वगैरह बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। बट येस, आपको आए दिन वर्कशॉप्स मिलती रहती हैं, आपको हर एक 2 सवा 2 बच्चे की छुट्टी होती है तो अचानक से वर्कशॉप शुरू हो जाते हैं 2:30 बजे, तो 3:15 3:30 ये रेगुलर टाइम हो जाता है। तो 3 बजे तक का ऑफिशियल स्टे बैक होता ही है, बट 3:30 जग जाते हैं। कितनी टीचर्स 4-4 साढ़े 4 बजे रुक के भी जाती हैं उधर। तो वहाँ पे जो था, मैंने 1 साल से ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि मेरी फैमिली भी थी एंड विच इज़ आई थिंक मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 1 साल वहाँ पे माउंट आबू स्कूल में ज्वाइन किया, जॉब किया। एंड आफ्टर दैट कोविड आ गया था, आपको याद हो 2020 में, मैंने 19 में ज्वाइन किया था माउंट आबू और 20 तक मैंने जॉब किया। कोविड से कुछ दिन पहले मुझे कोविड का कोई आइडिया नहीं था, पर जनवरी मंथ में जब नया सेशन स्टार्ट होने वाला था तो मैंने वहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया था। और बिलीव मी, उस टाइम पे मेरी कहीं जॉब नहीं लगी थी, बट मुझे ये था कि मैं इतने स्ट्रेस के अंदर इस स्कूल में तो बिल्कुल जॉब नहीं करने वाली हूँ। और मेरे को ये था कि मार्च तक मैं कंटिन्यू करूँगी। जनवरी में मैंने रेजिग्नेशन दिया और 2 महीने के अंदर अंदर मुझे पता था कि मेरे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ ही लूँगी अच्छे स्कूल में। एंड तब मैंने लेंसर्स में अप्लाई किया था। लेंसर्स का भी मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कैसे कैसे वहाँ पे क्या क्या राउंड हुए, और लेंसर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट क्योंकि अचानक से जब 20 मार्च को लॉकडाउन हुआ, मतलब मेरी जॉब जो थी मार्च के फर्स्ट वीक में लग गई थी लेंसर्स में, एंड वहाँ पे साड़ी थी, मैंने साड़ी वगैरह की शॉपिंग वगैरह भी करी। एंड उसके बाद सडनली लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से आपको पता है सारी चीज़ें ठप हो गई थी। स्कूल्स ऑनलाइन मोड में चले गए थे, काफ़ी सारी टीचर्स को निकाल दिया गया था और मैंने तो खुद ही माउंट आबू छोड़ दिया था। तो उस टाइम पे 2020 का जो टाइम था, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आई घर पे बैठने से, क्योंकि मेरे को लगा मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया और यहाँ पे मेरा लेंसेज में भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। तो उस बीच जो है ना, मैं पूरा 1-1.5 साल मैं घर पे बैठी और उस 1-1.5 साल में मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, ना तो पढ़ने का दिल कर रहा था ना कुछ करने का दिल कर रहा था। और फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो अब घर में बैठ के भी क्या करना है, क्योंकि घर में बैठ के उस टाइम पे मेड्स वगैरह भी नहीं थी और मैंने घर का भी काम इतना नहीं किया था। हमेशा से जॉब करी है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी, बट सब कुछ मैनेज किया। उस टाइम पे घर का खाना भी बनाया, सफाई भी करी, बर्तन भी धोए, क्योंकि मेड्स वर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। और बस जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था मैं पढ़ती रहती थी, बट सीरियस मोड में मैं नहीं आई थी। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम पे हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मेरे कोविड में 2021 में जो सेकेंड वेव आई थी, मैंने अपने इन लॉज को खो दिया। मेरे मदर इन लॉ, मेरी फादर इन लॉ 6 डेज़ के गैप में दोनों के दोनों चले गए। एंड हम लोग बहुत अच्छी फैमिली, हैप्पी फैमिली थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, उसके दादू दादी, बट वो दोनों को हमने खो दिया। एंड उस टाइम पे हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। उस टाइम पे मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने उस टाइम मैं जॉब नहीं कर रही थी एंड हस्बैंड भी बीमार हो गए थे और हम लोग ने कुछ बिना सोचे समझे उस टाइम पे ना तो पढ़ाई समझ में आई ना कुछ समझ में आया। एंड हम लोग वी वर शिफ्टेड टू उत्तराखंड। मैं 6 मंथ्स के लिए उत्तराखंड शिफ्ट हो गई थी ऑलमोस्ट मई के अंदर। एंड मई के अंदर जब मैं शिफ्ट हुई, यस, मैं अपनी बुक्स अपने साथ, कुछ बुक्स अपने साथ लेके गई थी कि मेरे को यह था कि मैं इतने टाइम 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने वहाँ पे क्या करूँगी। तो मैं लेके चली गई थी इमरजेंसी के लिए बुक। एंड वहाँ पे आपको पता है कि गांव की लाइफ कैसी होती है, बहुत जल्दी सुबह होती है और रात भी जल्दी हो जाती है। एंड हम लोग दिल्ली में रहते थे, हमें आदत नहीं थी। वहाँ पे मैंने पढ़ाई करनी थोड़ी बहुत शुरू करी, धीरे 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 करके। तो ऑफिशियली ये बताऊँ तो मैंने 3 से 4 महीने में अपनी प्रिपरेशन करी फॉर अनदर एग्ज़ाम, DSSB के नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, 2021 के लिए। एंड तब मैंने वो एग्ज़ाम दिया और मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ बाय गॉड ग्रेस। तब जाके वो गलती मेरी सुधरी, मैंने सुधारी वो गलती। एंड उसके बाद फिर बस क्या था, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, वी वर बैक, हम लोग वापस आ गए थे दिल्ली।
और मैंने फिर अब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी मुश्किलें आई थी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इतना स्मूथ हो गया था, एंड अभी भी आती हैं काफ़ी सारी मुश्किलें। मतलब हम लोग जो 5 जने थे, हम 5 जनों से 3 जने रह गए थे, बट उसके बाद भी क्योंकि सब सर्वाइव तो करना था अपने बच्चे के लिए, तो फिर उस टाइम पे मैंने जो गांव में पढ़ाई करी, थोड़ी बहुत गांव में रह के वही था, मैंने वो पढ़ाई करी। फिर हम लोग जब वापस आए, थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवीजन किया, काफ़ी सारी चीज़ें सेटल करनी थी, अपना घर दोबारा से बनाया, क्योंकि हमारा घर जो है पूरा मतलब उसका सारा रेनोवेशन, मतलब वो पूरा तोड़ के ही बनना था। तो मम्मी पापा, क्योंकि मेरे ससुर का, मेरे पापा का सपना ये था कि हम अपना थोड़ा तोड़ के अच्छे डिज़ाइन का घर बनाएं। तो उसके बाद हम लोगों ने सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह, हम लोग 1-1.5 साल तक रेंट पे भी रहे, और हमारा घर जो था अंडर कंस्ट्रक्शन था, क्योंकि वो पूरा तोड़ के हमने दोबारा से बनाया। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो अकेले करनी पड़ी हमें, बट कहीं पे कमज़ोर भी पड़ते थे, बहुत कमज़ोर। मेरी मम्मी भी मेरी शादी के 2.5-3 साल के बाद गुजर गई थी, एंड शी वॉज़ माई स्ट्रेंथ, वो मेरी पावर थी, अभी भी वो मेरी पावर है। तो जहाँ मैं कमज़ोर पड़ती थी कई बार कि अब मुझसे नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं है देखने वाला, मैं मैनेज नहीं कर सकती हूँ, मेरे बेटे को उसके दादू दादी देखते थे। फिर मेरे सेम स्कूल में एडमिशन कराना पड़ा जब मैं प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करी थी मैंने। तो उसके बाद फिर काफ़ी सारी चीज़ें अकेले मैनेज करी, और मैनेज करते करते इधर तक आए। तो अब जहाँ भी कमज़ोरी आती है, कमज़ोर मैं पड़ती हूँ, मैं अपनी मदर को याद करती हूँ, मुझे दोबारा से स्ट्रेंथ मिल जाती है। मैंने एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करी। सबसे बड़ी चीज़, एनसीईआरटी बुक्स मेरा बेस्ट सोर्स था। अगर मैं बात करूँ आप लोगों की यूट्यूब चैनल की, तो यूट्यूब चैनल जो था मेरे लिए, मैंने आपको बताया रीजनिंग के लिए मैंने ऑलमोस्ट, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, वो अध्ययन मंत्रा राहुल सर का चैनल है, उस पर राहुल सर पढ़ाते हैं, रोहित वैद्वान सर के चैनल पे, अध्ययन मंत्रा पे, वो मैंने हिंदी के लिए प्रेफर किया। बाकी 7th-8th की ग्रामर की बुक्स जो थी होती है जनरली प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, तो कई बार क्या होता है ना, लॉट वगैरह क्लियर हो रहा होता है, तो गीता रतन में काफ़ी सारी बुक्स जो थी नई एडिशन की आई थी, तो वो काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने निकाल दी थी कि अगर आप लोगों को ले जानी है तो ले जाओ, टीचर्स को दे दी, सारी न्यू बुक्स थी। तो मैंने वहाँ से, मुझे बुक्स का बहुत रहता है कि मेरे को बुक्स की कलेक्शन करने का, मुझे लगता है इट इज़ मतलब बोलते हैं ना कि सी ऑफ नॉलेज, नॉलेज का वो भंडार है हमारी जो बुक्स होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बुक्स वगैरह हमेशा मुझे दिखती है तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो मैंने बुक्स वगैरह ये, मैंने हिंदी उस ग्रामर उससे करी, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने अध्ययन मंत्रा राहुल सर के चैनल से करे। संदीप सर से मैंने रीजनिंग करी, रीजनिंग की मैंने बुक कोई खरीदी नहीं थी। एंड डियर सर की क्लासेस अगर आप देखेंगे काफ़ी सालों से पुरानी है, वहाँ से इंग्लिश, एंड नीतू मैम की आप बुक भी परचेज कर सकते हैं। फैमिली स्पीकिंग मैंने तो कोई बुक नहीं ली, मैंने नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर की जो मैंने बुक्स गीता रतन से ली थी उन बुक से किया, और प्रैक्टिस मैंने डियर सर के उससे करी। कुछ नीतू मैम के ऑनलाइन कुछ सेशंस वगैरह क्वेश्चंस देखे थे, ट्यूशन्स भी मैं पढ़ाती थी, तो मेरे को मतलब काफ़ी हेल्प उस चीज़ से मिली। और अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स एनसीईआरटीज एंड डियर सर क्लासेस अगेन। जीके मेरा बहुत पुअर था, आज भी इतना खास नहीं है, आज भी ठीक ठाक है, क्योंकि साइंस वाले बच्चों का जीके इतना अच्छा जनरली होता नहीं है, तो मेरे को सिर्फ साइंस मैथ्स आता है। हाँ, हिंदी अब मैं अच्छा कर लेती हूँ, सीटेट के लिए पढ़ाई करी तो हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए डियर सर क्लासेस हो गई। जीके के लिए मैंने बाद में क्रेजी जीके ट्रिक्स की वीडियोस देखी, वो मुझे अच्छी लगी वो वीडियोस, वो मैंने उस टाइम पे नहीं, बट येस बाद में मैंने देखा। आप लोगों के लिए, आप मुझसे पूछ रहे थे कि हम कौन सा चैनल प्रेफर करें, तो क्रेजी जीके ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, एक एनसीईआरटी मंत्रा, कुछ टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी मंत्रा में मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स आपको क्रेजी जीके ट्रिक्स में मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स आप लोगों को फिनोलॉजी बाय प्रिया जैन, इनका पॉलिटिकल साइंस का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा समझाती हैं वो। तो आपको ऐसे ऐसे इस तरह से मिलेंगे चैनल्स, और ध्यान रखेंगे स्टैटिक जीके करेंगे। मैं आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स डेफिनेटली बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, और बस वो इनफ हैं। और एक रजिस्टर अपने साथ ज़रूर रखेंगे, जो भी टॉपिक्स कर रहे हैं, फोक डांस कर रहे हैं, रजिस्टर में नोट करा, हाँ इसका ये, उस टाइम पे आपको बहुत, और लिख लिख के जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको फिर भी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि आपका कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आप कर सकते हैं, डिटेल में मैं बताऊंगी, हिंदी के क्या टॉपिक है, इंग्लिश के, मैथ्स, साइंस के, ठीक है। और साइंस मैंने एनसीईआरटी से करी। और यूट्यूब चैनल अगर आप देख रहे हैं तो मुझे को लेट्स लर्न का बहुत अच्छा लगता है, लेट्स लर्न से मैं काफ़ी वीडियोस देखती थी और अभी भी देखती हूँ, जो रोशनी मैम का चैनल है लेट्स लर्न, तो आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स बताती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस, और किसी भी एग्जाम के लिए। और एक चीज़ और, मैं आपको सिलेबस एक बार डिटेल में डिस्कस करूँगी नेचुरल साइंस का, आपको कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। जस्ट गिव मी अ डे, मैं कल ये इस चीज़ के लिए वीडियो बनाती हूँ।
बाकी जब तक एनसीईआरटी तो करो, 6 से लेकर 10 तक के सारी एनसीईआरटी करो। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि एग्जाम में ये टॉपिक्स दे रखे हैं तो क्या हम ये करें, तो 6 to 10 पूरा करो। उसके बाद जो 11 12 के जो टॉपिक सिलेक्टेड दे रखे हैं वो करो, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। आराम से उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।